नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति मलिक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक radioudan.com पर सुनते हैं और इस शो को आप YouTube पर भी सुन सकते हैं। आज है 26 फरवरी 2021। चलिए तो डिसेबिलिटी रिलेटेड अपडेट्स की ओर बढ़ते हैं और प्रोग्राम में हमेशा की तरह सबसे पहले हम सुनेंगे डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। आवर ओपिनियन सेगमेंट में दानिश महाजन का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानेंगे। प्रोग्राम को पूरा जरूर सुनिएगा। अब समय है डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन सुनने का। आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गौरी कुबेर और आप इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर आपका फेवरेट न्यूज एंड अपडेट शो जिसका नाम है कम्युनिटी कलर्स। आइए दोस्तों, करते हैं रुख खबरों का। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है एक ऐतिहासिक फैसला। दृष्टिबाधित और विकलांग व्यक्ति भी बन सकता है जज। जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, इंदिरा बनर्जी और संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के ही 2019 के एक फैसले को खारिज कर दिया, जिसकी वजह से 40 से 50% विकलांगता के स्तर की सीमा अब हो चुकी है रद्द। कोर्ट ने ये भी कहा कि जज बनने की परीक्षा देने वाले विकलांग परीक्षार्थियों को हर आवश्यक सहायता दी जाएगी। 2019 के वी सुरेंद्र मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में वी सुरेंद्र मोहन जी की विजुअल इम्पेयरमेंट का स्तर पाया गया था लगभग 70%, जिसके चलते उन्हें जज की नियुक्ति से वंचित रखा गया था। 3 जजेस के इस नए पैनल ने कहा कि अब भारत यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज यानी UNCRPD का एक मेंबर बन चुका है। साथ ही साथ RPWD 2016 का अधिनियम भी अब लागू हो चुका है। वी सुरेंद्र मोहन केस का जजमेंट अधिनियम 1995 के तहत सुनाया गया था, जिसमें उचित आवास का विश्लेषण भी नहीं किया गया था। नए अधिनियम अब विकलांग व्यक्तियों को समान अधिकार देने और उनकी सामाजिक पहुंच को बढ़ाने पर ज्यादा जोर देते हैं। इसकी वजह से 2019 के फैसले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी स्तर की दृष्टिहीनता और विकलांगता किसी व्यक्ति के जज के पद पर नियुक्ति के आड़े नहीं आएगी। इस फैसले में केवल मानसिक रूप से विकलांग दिव्यांगजन ही अपवाद बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर एक सरकारी प्रतिष्ठान ने विकलांग कर्मचारियों के लिए उचित आवास और अनुकूल वातावरण मुहैया कराना ही चाहिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन एटलीस्ट विद 55% फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड डिसिप्लिन्ड यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर नॉलेज of typing speed with 40 words per minute in English and 38 words per minute in Hindi। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने की न्यूनतम व अधिकतम आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। जूनियर टाइम कीपर के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी डिसिप्लिन्ड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर नॉलेज with a typing speed of 48 words per minute in English and 38 words per minute इन हिंदी। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए भी न्यूनतम व अधिकतम आयु सीमा 18 से 21 वर्ष होगी। याद रहे, इन दोनों पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन में एग्रीगेट मार्क्स 55% होना चाहिए। इन दोनों पोस्ट के लिए जिन सेंटर्स पर टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा उन सेंटर्स के नाम हैं: 1 भोपाल मध्य प्रदेश, 2 इंदौर मध्य प्रदेश, 3 उज्जैन मध्य प्रदेश, 4 जबलपुर मध्य प्रदेश और 5 ग्वालियर मध्य प्रदेश। इन दोनों पोस्ट के लिए ऑनलाइन टेस्ट बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होगा। सिर्फ उस इंग्लिश पार्ट को छोड़कर जो इंग्लिश ग्रामर व इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित होगा, वह पार्ट केवल इंग्लिश में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। इन दोनों पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिटन टेस्ट अप्रैल या मई 2021 के महीनों में आयोजित करवाए जाएंगे। इन दोनों टेस्ट के लिए रिपोर्टिंग टाइम, डेट आदि की सूचना रजिस्टर करने वाले कैंडिडेट्स को कॉल लेटर के माध्यम से दे दी जाएगी। सभी कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे इस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को जरूर चेक करें। वेबसाइट है www.spmhoshangabad.spmcil.com।
इन दोनों पोस्ट के लिए ऑनलाइन टेस्ट भोपाल, जबलपुर, इंदौर, जयपुर, बेंगलुरु, मुंबई, नासिक, हैदराबाद, दिल्ली और कोलकाता में कंडक्ट करवाए जाएंगे। कैंडिडेट्स को इनमें से कोई एक सेंटर ही सिलेक्ट करना होगा। अप्लाई करने के लिए सिक्योरिटी पेपर मिल की ऑफिशियल वेबसाइट जरूर देखें। सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर बुकशेयर द्वारा टेलीग्राम और गूगल पॉडकास्ट के साथ न्यू सिग्नल ऐप को डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। ये वर्कशॉप 21 फरवरी 2021 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस वर्कशॉप की टाइमिंग रहेगी 11 बजे से। इस वर्कशॉप में आप जूम ऐप या बुकशेयर के YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जो लोग इस वर्कशॉप में YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें बुकशेयर का YouTube चैनल सब्सक्राइब करना होगा। पंजाब के तरन तारण में दिव्यांग व नेत्रहीन यूनियन द्वारा डॉक्टर धर्मवीर अग्निहोत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें दिव्यांगों व दृष्टिबाधितों से संबंधित अलग अलग मांगे रखी गई थीं। लखविंदर सिंह ने बताया कि इस विज्ञापन में मांगों के तहत कहा गया है कि अंत्योदय योजना के तहत दिव्यांगों के लिए स्मार्ट कार्ड्स बनवाए जाएं, प्रदेश में केंद्रीय पेंशन योजना की शुरुआत करवाई जाए, दिव्यांगों व दृष्टिबाधितों के लिए अलग रोजगार मेले लगवाए जाएं। लखविंदर सिंह ने बताया कि मिस्टर अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रशासन में इन मांगों को लागू करना शुरू कर दिया है। विज्ञापन लेते हुए श्री संदीप अग्निहोत्री ने कहा कि ये मांगे बिल्कुल वाजिब हैं और इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर कुलविंदर सिंह, दर्शन सिंह, राकेश कुमार आदि भी मौजूद थे। दुनिया में पहली बार आयोजित होने वाले दिव्यांग T10 क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम के मुकाबले से कराई जाएगी। इस टूर्नामेंट में विजेता दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम के प्रतिभागियों को कर्नाटका स्टेट फिजिकल चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा ट्रॉफी देकर भी सम्मानित किया जाएगा। एक समाचार पत्र में छपे समाचार के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 21 में 11 मार्च से 18 मार्च के बीच दिव्यांग T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 28 राज्यों से टीमें शामिल होंगी। इसके साथ ही इस क्रिकेट टूर्नामेंट में 4 ओवरसीज टीम्स को भी हौसला अफजाई के लिए बुलाया गया है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ दिव्यांग महिला क्रिकेटरों के बीच मुकाबले के साथ किया जाएगा, जिसके लिए देश के 28 राज्यों से दिव्यांग महिला क्रिकेटरों को चुनकर उनकी 2 टीम्स बनाई गई हैं। कर्नाटका फिजिकल चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा विजेता महिला टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। लोकप्रिय फूड डिलीवरी ऐप स्विगी द्वारा change.org पर डाले गए पिटीशन को रिस्पॉन्ड करते हुए ये कहा गया है कि इस पिटीशन के अंतर्गत दी गई बातों को स्विगी के इंजीनियर्स द्वारा नोट किया गया है और वे जल्द ही इस ऐप को एक्सेसिबल बनाने की दिशा में कदम उठाएंगे। रेडियो उड़ान व disabledmatrimonial.com संयुक्त रूप से विवाह परिचय सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। यह एक समावेशी यानी इंक्लूजन मैट्रिमोनी मीट होगी। यह ऑनलाइन मैट्रिमोनी मीट होगी जिसमें सभी को जूम ऐप के माध्यम से सम्मिलित होना है। यह मैट्रिमोनी मीट 21 मार्च 2021 को शाम 4 बजे से आयोजित की जाएगी। इस मैट्रिमोनी में पार्टिसिपेशन के लिए पार्टिसिपेंट्स को किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन याद रहे कि कैंडिडेट्स को इस मीट में साया 3:45 तक सम्मिलित हो जाना अनिवार्य होगा। इसके बाद यह मीटिंग लॉक कर दी जाएगी। इस मीट में पार्टिसिपेशन के लिए कैंडिडेट्स को अपनी प्रोफाइल 15 मार्च 2021 तक भेजना अनिवार्य है। इसके बाद कोई भी प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अगर कैंडिडेट खुद इस मीट में पार्टिसिपेट करने से संकोच करते हैं तो उनकी ओर से उनके अभिभावक, पेरेंट्स या गार्डियंस भी इस मीट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मिस्टर दानिश महाजन 9463668196 या मिस्टर अंकित कपूर 9501751000 या MS मीनल सिंघवी 8886523455। ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सर्वसम्मति से श्री SK रुंगटा को BCI यानी ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष एक बार फिर चुन लिया गया है। रेडियो उड़ान की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई। आइए अब जानते हैं डैरियस मार्डर द्वारा निर्देशित की गई एक अनोखी फिल्म साउंड ऑफ मेटल के बारे में। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाए हैं रिज अहमद और ओलिविया कुक ने।
ये कहानी है संगीत क्षेत्र में काम करने वाले एक दाम्पत्य की, जो रॉक शोज के सिलसिले में अमेरिका के दौरे पर निकलते हैं। एक शो के कुछ समय पहले ही हीरो रूबेन के आसपास की सारी आवाजें उसे मूक और विचित्र लगने लगती है। कुछ ही समय में रूबेन अपने सुनने की शक्ति पूरी तरह से खो देता है। इस नुकसान की स्वीकृति करते हुए रूबेन की बदलती हुई जिंदगी का चित्रण इस फिल्म में बखूबी दिखाया गया है। सुनने में अक्षम होने वाले उन पहले क्षणों को खूबसूरती से पर्दे पर उतारने के लिए अभिनेता रिज अहमद की काफी सराहना की जा रही है। फिल्म में मुख्य किरदार एक महंगा प्रत्यारोपण भी करवाता है, लेकिन उससे जुड़ी उसकी आशाएं टूट जाती है। बाद में साइन लैंग्वेज उसके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है, जिससे वो ये समझ जाता है कि वो एक ऐसे जीवन को स्वीकार करने से भाग रहा था जो अब अनिवार्य रूप से उसकी वास्तविकता बन चुका है। इस फिल्म का कथानक, अभिनय और इसका ऑडियो डिजाइन विशेष रूप से सराहनीय है। दोस्तों, ये फिल्म आपको ये भी समझने में मदद करेगी कि आप अपनी पहचान को किस कदर से अपने काम के साथ जोड़ लेते हैं। जब फिल्म खत्म हो जाती है तो आपके मन में ये विचार छोड़ जाती है कि मौन की सराहना करने के लिए हमें हमेशा शोर की आवश्यकता होगी। दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें ये मांग की गई है कि विकलांग लोग और उनकी देखभाल करने वाले लोगों को प्राथमिकता से कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराए जाए। विकलांग व्यक्तियों में कोविड-19 संक्रमण विकसित करने का, गंभीर लक्षण तथा मौत का या फिर महामारी के बाद स्वास्थ्य खराब होने का खतरा स्वस्थ लोगों से अधिक होता है। मद्रास उच्च न्यायालय ने PIL में नोटिस जारी कर दी है। ये नोटिस महामारी के खिलाफ लड़ते हुए चुनौतियों का सामना करने में देश की मदद करेगी। दोस्तों, हमारी अगली खबर है होलिस्टिक एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान 2020 के बारे में। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने होलिस्टिक एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान 2020 यानी समग्र शिक्षा परिवर्तन योजना 2020 को कार्यान्वित करने के आदेश दे दिए हैं। ये योजना सभी सरकारी, एडेड तथा मान्यता प्राप्त स्कूलों में लागू की जाएगी। इसके तहत CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स विद्यार्थियों को भी समावेश किया गया है। इसके लिए शिक्षकों को खास शिक्षकी मदद भी मिलेगी। सभी बच्चों का अप्रात्यक्षिक विकलांगता ढूंढने के लिए परीक्षण भी किया जाएगा। ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चे बुनियादी कौशल जैसे साइन लैंग्वेज को प्राथमिकता से सीखे। इसके अलावा कक्षा 3 से 5 तक उपचारात्मक शिक्षा, बालक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, सालाना 8 अभिभावक शिक्षक बैठक यानी पेरेंट टीचर मीटिंग्स का भी प्रावधान इस योजना में किया गया है। दोस्तों, खबर है तमिलनाडु में हुए एक आंदोलन की। एक विशेष तरह से विरोध प्रदर्शन करते हुए तमिलनाडु भर में करीब 32,000 विकलांग व्यक्तियों ने 8 और 9 फरवरी के दिन 127 सरकारी दफ्तरों पर अपना डेरा जमा लिया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि 2016 के अधिनियम के अनुसार सरकारी और निजी क्षेत्र संगठनों में नौकरी के अवसर बढ़ाए जाए। हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर यानी समाज कल्याण विभाग के साथ हुई बैठक के बाद ये विरोध अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया था। लेकिन अगर सरकार अपना वादा निभाने में विफल रही तो TARATDAC यानी तमिलनाडु एसोसिएशन फॉर ऑल राइट्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड एंड केयर गिवर्स ने आंदोलन फिर से सक्रिय करने के संकेत दिए हैं। TARATDAC के महासचिव श्री S नंबुराजन ने ये कहा था कि 2013 में राज्य सरकार ने ये घोषणा की थी कि राज्य सरकार के 5 अलग-अलग विभागों में लगभग 1,500 जगहें विकलांग लोगों के लिए मौजूद है, लेकिन आज भी रोजगार का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस तरह की निष्क्रियता अत्यंत निंदनीय है और राज्य सरकार अब ये सुनिश्चित करे कि आगे इसमें और देरी ना हो। 2011 की जनगणना अनुसार तमिलनाडु में 13 लाख लोग विकलांग हैं, जिनमें से लगभग 1 लाख लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में पंजीकरण करा चुके हैं।
लेकिन ये लोग संवैधानिक रूप से मिले अपने आरक्षण के हक का लाभ पाने से इनकार करते हैं। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 35 के अनुसार निजी क्षेत्र की कंपनियों में 5% का आरक्षण तय किया गया है, लेकिन अब भी ये कार्यान्वित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उस पर भी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले विकलांग व्यक्तियों को भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। TARATDAC ने मांग की है कि इन प्रतिकूल स्थितियों में राज्य सरकार ने मासिक सहायता 3,000 रुपए तक बढ़ा देनी चाहिए। गंभीर परिस्थितियों वाले विकलांग लोगों को 5,000 रुपए तक का भुगतान भी दिया जाना चाहिए। दोस्तों, सुनते हैं लुधियाना से आ रही खबर। पंजाब के लुधियाना जिले में डाउन सिंड्रोम से पीड़ित 7 वर्षीय लड़की के साथ उसी के 13 वर्षीय भाई ने कथित तौर पर बलात्कार किया है। पुलिस ने पीड़िता के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। अपने बेटे को बचाने की कोशिश में पीड़िता की मां ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कहा था कि घटना स्कूल के समय हुई है। पीड़िता की मां ये जानती थी कि पीड़िता को अस्पताल ले जाने पर मामला खुल सकता है, इसीलिए उसने खुद ही पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। गुरुवार को कुछ स्थानीय निवासियों ने स्कूल को ढाल बनाने तथा पुलिस पर इल्जाम लगाने के गुस्से से नेशनल हाईवे 44 को 3 घंटों तक अवरुद्ध करके रखा था। बाद में पुलिस के समझाने पर नाकाबंदी हटा दी गई। पीड़िता और उसके भाई के स्कूल से वापस घर आने के बाद में ये घटना हुई है। पीड़िता ने खुद अपनी मां से शिकायत की। पुलिस के अनुसार महिला ने अपने बेटे को थप्पड़ मार दिया, लेकिन बाद में अपने बेटे को बचाने के लिए उसने एक कहानी बनाई। एसीपी गुरबिंदर सिंह ने बताया कि महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल और अन्य शिक्षकों से भी पूछताछ की। पुलिस को लड़के के अपराध के बारे में तब पता चला जब पीड़िता ने खुद अपनी कहानी बयान की। उसके बाद पूछताछ के दौरान महिला और बेटे ने अपना अपराध कबूल कर लिया। दोस्तों, ये काफी शर्मनाक घटना है। अगर लड़कियां अपने घर में ही सुरक्षित ना हो तो समाज से वो क्या आशा रख सकती है। फ्रेंड्स, हमारी अगली खबर है विकलांगता, प्यार और डेटिंग के बारे में। दोस्तों, आंकड़ों से पता चलता है कि इस दुनिया में लगभग 220 मिलियन विकलांग युवा लोग हैं। इनमें से लगभग 80% लोग विकासशील देशों में रहते हैं। भारत में कई डेटिंग एप्स अवेलेबल तो है, लेकिन डेटिंग अब भी बाधाओं से भरा एक रास्ता है। दृष्टिबाधितों के लिए डेटिंग एप्स किसी भी काम की नहीं। लोकोमोटर इम्पेयरमेंट के केस में मिलने की जगह तय करना मुश्किल है, और हियरिंग इम्पेयरमेंट के केस में सामने वाले व्यक्ति को भी साइन लैंग्वेज आना जरूरी है। ये सब भी अनुकूल हो जाए तब भी उनके स्वतंत्र सहजीवन पर बहुत सारी समस्याएं मंडराती रहती हैं। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि एक विकलांग व्यक्ति अपने समान ही विकलांगता वाली दूसरी व्यक्ति को जीवन साथी के रूप में पसंद करता है। शायद उनके जीवन में आने वाले उनके निजी अनुभव उनके बीच किसी बंधन को आकार देते हैं। विकलांग लोगों को अक्सर स्वतंत्र जीवन जीने में असमर्थ समझा जाता है। दूसरी बात तो ये है कि भले ही विकलांग व्यक्ति स्वतंत्र जीवन जीना चाहता हो, फिर भी उसकी सड़कों, दुकानों, इमारतों तक पहुंच सीमित हो सकती है। वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए अच्छी नौकरी की भी जरूरत होती है। इस सब के अभाव में विकलांग व्यक्ति अपने पूरे जीवन को कैसे जी सकता है? फिर वो समाज के सदस्य के रूप में अपनी क्षमता को कैसे दिखा सकता है? ऐसे में प्यार और डेटिंग जैसी चीजों से विकलांग व्यक्ति दूर होते जा रहे हैं। समाज में विकलांग व्यक्ति की देखभाल को अतिरिक्त बोझ के रूप में देखा जाता है। तो जीवन के इस संवेदनशील पड़ाव को पार करने के लिए हर एक विकलांग व्यक्ति को चाहिए कि वो स्वयं पर विश्वास करे, स्वयं की प्रशंसा करे और सबसे पहले तो वो स्वयं से प्यार करे। विकलांग व्यक्ति का आत्मविश्वास और जागरूकता उसे समाज में समान होने की भावना प्रदान करते हैं, जिससे वो खुद को बिना शर्त प्यार करने के योग्य समझता है। नतीजतन वो खुद को समाज के सामने प्रस्तुत करने के साथ साथ रिश्तों को भी स्थापित करने का मौका देता है।
अपनी विकलांगता के बारे में ईमानदारी से जानकारी देने पर एक संतुलित दो तरफा रिश्ता सुनिश्चितता से स्थापित किया जा सकता है, जबकि खुद से जुड़ी हीन भावना और इसे व्यक्त करने की विफलता किसी भी रिश्ते को मुश्किल में डाल देती है। खुद के प्रेरणा देने वाले अनुभव बयान करने से व्यक्तियों के बीच आकर्षण से बढ़कर व्यवहारिकता का एहसास पैदा हो सकता है। दोस्तों का समर्थन, परिवार का साथ, सकारात्मक दृष्टिकोण और बदलती हुई रूढ़िवादिता रिश्तों को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। आज प्यार और विकलांगता दोनों की परिभाषाएं बदल रही हैं। प्यार में अंतर को स्वीकार करना और विकलांगता में समानता को मौका देना, ये दोनों ही बातें जीवन को प्रभावी रूप से सकारात्मक बना देती है। आइए जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने कौन से नए आदेश दिए हैं। दिल्ली सरकार ने दिए आदेश के चलते सभी सरकारी कार्यालयों, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट्स और पुलिस कार्यालयों में भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए होने चाहिए अलग शौचालय। दिल्ली सरकार ने इन विशिष्ट शौचालयों को निर्माण करने के लिए 2 वर्ष का समय दिया है। इस आदेश को दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव विजय देव ने जारी किया है। ये आदेश ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिनियम 2019 की धारा 22 के प्रावधानों के तहत सभी सार्वजनिक भवनों में पर्याप्त कल्याणकारी उपाय सुनिश्चित करने के लिए दिए गए हैं। क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार को इन शौचालयों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और 2014 के आदेश को भी याद दिलाते हुए कहा कि अस्पतालों में भी ऐसी सुविधा होनी चाहिए। इंडिया HIV एड्स अलायंस की अमृता सरकार ने कहा कि एपेक्स कोर्ट ने 7 साल पहले ही ट्रांसजेंडर्स को तीसरे लिंग का दर्जा दिया था। इस तरह की बुनियादी सुविधा तक पहुंच न मिलना ट्रांसजेंडर्स के जीवन और सम्मान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। सचिव विजय देव के निर्देशानुसार जब तक कि ये शौचालय बन नहीं जाते तब तक ट्रांसजेंडर्स को विकलांग लोगों के लिए दिए गए स्टैंड अलोन शौचालयों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। मुख्य सचिव ने आगे बताया कि विकलांग व्यक्तियों के लिए PWD तथा ट्रांसजेंडर्स के लिए T ये प्रतीक प्रदर्शित किए जाएंगे। शौचालय निर्माण के ये निर्देश दिल्ली सरकार के सभी विभागों, एजेंसियों, कंपनियों और संस्थाओं पर ही नहीं बल्कि तीनों नगर निगमों और दिल्ली पुलिस पर भी लागू हो रहे हैं। आइए जानते हैं विकलांग बच्चों के शिक्षकों की समस्या के बारे में। कम वेतन और अनिष्ट व्यवहार की वजह से विकलांग बच्चों के शिक्षक छोड़ रहे हैं अपनी जॉब। RCI यानी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि स्पेशल एजुकेटर्स को संचालित करती है और कुछ विकलांग बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों से चर्चा के बाद एक अध्ययन पूरा किया गया। इसमें शिक्षकों से उनकी शिक्षा और कार्य के बारे में पूछा गया। इससे पता चला कि विशेष शिक्षण आज अपनी ही एक गति से आगे बढ़ रहा है। RCI की स्थापना के बाद से स्थिति में काफी बदलाव आ गया है। बिहार और महाराष्ट्र के शिक्षकों से पता चला कि विशेष शिक्षा के बदलते आयाम में नियमित स्कूल शिक्षा प्रणाली को भी शामिल किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब सामान्य शिक्षक को विशेष शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है। परिणाम स्वरूप विशेष शिक्षकों को नौकरी के अवसर कम प्राप्त हो रहे हैं। अध्ययन के दौरान उत्तरदाताओं ने ये भी कहा 2012 से ही शिक्षक और स्कूल आधारित विशेष शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई है। नतीजतन ये शिक्षक ट्यूशन प्रदान करने या गैर शिक्षकी पेशा अपनाने पर मजबूर हो गए हैं। अध्ययन में पता चला कि करीब 36% उत्तरदाताओं ने विशेष शिक्षक का ये पेशा अब छोड़ दिया है। विशेष शिक्षकों ने माना कि उनका प्रशिक्षण और काम विकलांग छात्रों को केवल गिनी चुनी सरकारी स्कीम्स की तरफ मोड़ता है। सामान्य और विशेष शिक्षकों को एक छत्र में लाने की वजह से प्रणालीगत चुनौतियां, वर्गों का आकार और प्रशिक्षण में चुनौतियां पैदा हो गई है। उत्तरदाताओं ने अपने बच्चों पर ध्यान देने की मात्रा की वजह से माता-पिता की चिंताओं को भी सामने लाया।
इसके अलावा अपर्याप्त प्रशिक्षण और पुराने आरसीआई पाठ्यक्रम की वजह से भी विशेष शिक्षकों की चुनौतियां बढ़ती ही जा रही है। आखिर में उत्तरदाताओं ने चिंता व्यक्त करते हुए ये भी बताया कि विकलांग बच्चों के माता-पिता में जागरूकता की कमी और बच्चे को मिलने वाले समर्थन में कमी के कारण भी विकलांग बच्चे शिक्षा को सार्थक रूप से आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। इन समस्याओं के निवारण के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे आरसीआई कम से कम पंजीकरण शुल्क लेकर मुफ्त में शैक्षणिक कार्यक्रम चलाए, विशेष रूप से ग्रामीण या दूर दराज के क्षेत्रों में ऑनलाइन कार्यक्रम लिए जाए। आरसीआई नियमित और विशेष शिक्षकों के शिक्षण अनुभवों को समझने की और उनके मुद्दों पर सोचने की कोशिश करे। अंत में आरसीआई ये भी जानने की कोशिश करे कि इतने सारे विशेष शिक्षक जो नियमित शिक्षक के पद पर भी काम कर सकते हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र से बाहर क्यों निकलते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी यानी भारत का सांकेतिक भाषा का शब्दकोश प्रकाशित कर दिया गया है। शब्दकोश के इस तीसरे संस्करण में मोमोज, ब्रेकअप, लिविंग रिलेशनशिप जैसे कई शब्द शामिल है। कुल मिलाकर 10,000 शब्दों की इस डिक्शनरी में शामिल है बैंकों के, राजनीतिक दलों, वेबसाइट्स और अलग अलग ऐप्स के नाम। इस डिजिटल इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी में 6 अलग अलग श्रेणियां बनाई गई है। कैबिनेट मिनिस्टर श्री थावर चंद गहलोत जी ने बताया कि ये शब्दकोश सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के तहत आने वाले इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने बनाया है। इसमें दैनिक उपयोग में लाए जाने वाले शब्दों के साथ साथ कानूनी, शैक्षणिक, प्रशासकीय, चिकित्सा, तकनीकी तथा कृषि क्षेत्रों के शब्द भी शामिल है। ये शब्दकोश गूगल डॉक्यूमेंट्स तथा यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। इस शब्दकोश में सांकेतिक भाषा, अंग्रेजी शब्द और जरूरत की जगहों पर चित्र भी बनाए गए हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं लखनऊ में हुए एक गंभीर मामले की। लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में बीए फर्स्ट ईयर के एक दिव्यांग छात्र के साथ हुआ गंभीर रैगिंग का अपराध। पीड़ित छात्र की माने तो उसे 2 सीनियर छात्र आकाश यादव और सत्येंद्र यादव ने जबरन सिगरेट पिलाने की कोशिश की। इस बात पर विरोध दर्शाने पर दोनों छात्रों ने गुस्से में आकर पीड़ित छात्र की अमानवीय तरीके से पिटाई कर दी। रोने और मदद मांगने पर पीड़ित छात्र को और ज्यादा पीटा गया। इसके बाद मामले की शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। अगले दिन छात्र ने मामले की जानकारी विद्यालय प्रशासन को दी, जिन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से छात्र ने कोतवाली पहुंचकर मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके बाद पारा के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार ने मामले की जांच की। दोनों सीनियर छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में एंटी रैगिंग सेल की बैठक भी हुई है, जिसके बाद आरोपी और उनका साथ देने वाले छात्रों के बयान दर्ज किए गए। साथ ही साथ आरोपी छात्रों की मेडिकल जांच भी करवाई गई। उसके बाद प्रोक्टोरियल बोर्ड की जांच भी लगभग पूरी हो गई है। अब इसके निष्कर्ष की एक रिपोर्ट भी बनाई गई है, जो कि कोर्ट में पेश की जाएगी। आपने सुनी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। अब समय है आवर ओपिनियन सेगमेंट का। आइए चलते हैं दानिश महाजन के पास। या दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश महाजन कम्युनिटी कलर की सेगमेंट आवर ओपिनियन में आपका स्वागत करता हूं। हर बार हम अमूमन शिकायत करते हैं कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, ये होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन आज की खबर थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली में दिल्ली सोशल वेलफेयर बोर्ड ने एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया है, जिसमें उन्होंने 45 लोगों को इंक्लूड किया है, जिसमें डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट भी हैं और काफ़ी लोग हैं। इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम जी करेंगे। तो काफ़ी इनिशिएटिव्स दिल्ली सरकार ले रही है। ये एक वेलकमिंग मूव है। उन्होंने इस कमेटी का जो गठन किया है वो किया है आरपीडी एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और कैसे दिल्ली को एक्सेसिबल बनाया जाए, पूरी सिटी को कैसे जो दिल्ली गवर्नमेंट के
अलग डिपार्टमेंट है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, तो कैसे उन सभी डिपार्टमेंट्स को एक्सेसिबल बनाया जा सकता है। राजेंद्र पाल गौतम साहब ने कहा है कि हम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस बनाएंगे ताकि जो दिल्ली है उसको बैरियर फ्री बनाया जाए। बहुत कम स्टेट्स हैं जिन्होंने स्टेट एडवाइजरी बोर्ड बनाया है, चंडीगढ़ में बना हुआ है, गोवा में बना है, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे देश में ये हो, हर जगह एडवाइजरी बोर्ड बनना चाहिए। और एक बड़ा बोर्ड बनाया है 45 लोगों का, जिसमें डॉक्टर सतिंदर सिंह है, प्रीति मोंगा जी हैं और काफ़ी एक्टिविस्ट है। और अच्छी बात यह है कि इस बोर्ड में कुछ एमएलएस जो दिल्ली गवर्नमेंट के हैं, प्रवीण कुमार हो, शरद कुमार हो, एसके बग्गा साहब हो, उनको भी इंक्लूड किया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं तमाम डिपार्टमेंट्स के जिनको इंक्लूड किया गया है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इम्प्लीमेंटेशन इन लोगों ने करनी होती है। और जब ये और एमएलएस आएंगे, डिसेबिलिटी की मीटिंग्स में हिस्सा लेंगे, समझेंगे डिसेबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ को। कुछ दिन पहले दिल्ली गवर्नमेंट का एक और डिसीजन आया था ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए सेपरेट टॉयलेट बनाने का। तो दिल्ली गवर्नमेंट कम से कम ये कह सकते हैं हम कि डिसेबिलिटी के लिए अभी सही काम कर रही है। जो डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट हैं उन्होंने रेज इशू किया कि दिल्ली जैसी सिटी में भी सर्टिफिकेशन के जो मेडिकल सर्टिफिकेशन है उसकी बहुत दिक्कत आ रही थी पिछले साल तक। तो गौतम साहब ने कहा है कि भाई इसको भी एड्रेस किया जाएगा और जल्द ही हम एक मीटिंग बुलाएंगे। तो पूरी कंट्री में स्टेट एडवाइजरी बोर्ड को एस्टेब्लिश करना चाहिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड करना चाहिए ताकि बाकी लोगों के साथ काम किया जाए। ये एक बहुत ही वेलकमिंग मूव है। उन्होंने ये भी कहा कि 2016 जो अधिनियम है उसको तो हम इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे और करेंगे स्मूथली तरीके से। साथ ही साथ जो नई डिसेबिलिटीज़ हैं उनके सर्टिफिकेशन में किसी को दिक्कत ना आए और कैसे चीज़ों को इंक्लूसिव बनाना है, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में हम मिलके क्या क्या सुधार कर सकते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है और मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले कहा कि तमाम स्टेट्स को ये फॉलो करवाना चाहिए, अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि ऐसा एक एडवाइजरी बोर्ड हो। लेकिन कई बार ये भी होता है कि एडवाइजरी बोर्ड तो बन जाते हैं, जैसे चंडीगढ़ की एग्जांपल दी, लेकिन हमें कभी काम होते हुए नहीं दिखा। अभी तो पंजाब की जो गाइडलाइंस आई हैं तो काफ़ी एक्टिविस्ट उसका विरोध कर रहे हैं, आरपीडी की बहुत ही ख़राब गाइडलाइंस आई हैं। तो अब जिम्मेवारी हमारे एक्टिविस्ट पे भी आती है कि जब हम किसी बोर्ड में हैं तो हम अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी हो जाती है। जब आप रिप्रेजेंट करते हो डिसेबल्ड सेक्टर को तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आपके साथ जुड़ जाती है। तो ऐसा नहीं कि मिनिस्टर है तो आप वहाँ कोई आवाज़ ही ना उठाए जो आप बिना पोस्ट के उठाते थे। तो उस प्रेशर में कहीं आके फिर उस पोस्ट का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आपको विरोध करना है या उनको स्लैम ही करना है, तो आप एक कन्विंसिंग अप्रोच के साथ, एक कंसल्टेशन अप्रोच के साथ, एक बहुत ही प्यार के साथ कन्विंस कर सकते हैं, उनको अपनी बातें बता सकते हैं और वो मिनट्स में आनी चाहिए ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे कि हाँ जी ये मीटिंग हुई थी, इसके ये मिनट्स है, इसमें किस किस ने अपना जो ऑब्जेक्शन रेज किया है या सलाह दी है, अपनी एडवाइस दी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो एडवाइजरी बोर्ड है दिल्ली का आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा काम करेगा और हम सब देखना चाहते हैं कि दिल्ली बैरियर फ्री हो, इंक्लूसिव हो सबके लिए और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आए, एजुकेशन में सुधार हो। तो यही कामना करते हैं। तो मैंने सोचा कि इस बार कुछ हम पॉजिटिव बात करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ हर बार एक आर्टिकल पे आपके साथ बात करूं, किस पे बात करूं। तो कैसा लगता है आपको ये शो, आप बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो हमें बूस्ट देते हैं। तो हमारा दिल करता है कि और अच्छी अच्छी खबरें आपके लिए लेके आए। धन्यवाद। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले सप्ताह आपको फिर मिलेंगे कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई खबरों के साथ और फिर करियर काउंसलिंग में किसी नई करियर अपॉर्चुनिटी के साथ। आपको सुनते रहना है रेडियो उड़ान और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर या फिर यूट्यूब पर हमारे पुराने एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे और कम्युनिटी
कम्युनिटी कलर्स को भी आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं और साथ ही में आप हमें मेल भी कर सकते हैं mail@radioudan.com पर, मुझे पर्सनली jyoti@radioudan.com पर। और दोस्तों, रेडियो उड़ान की वेबसाइट www.radioudan.com पर भी आप फीडबैक फॉर्म फिल करके अपनी कोई भी जानकारी या फिर सजेशन हम तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि।